बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो हमारा 14वां लेक्चर, उम्मीद है कि पिछले लेक्चर आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे, उसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे कल के लेक्चर में आपका फिर अटेंडेंस इशू सामने आया है कि आप लोगों की अटेंडेंस पूरी नहीं थी। कुछ लोगों ने भेजा, कुछ लोगों ने नहीं भेजा। खैर, मैंने अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार कर दी है और जब भी अब अटेंडेंस के बारे में पूछा जाएगा तो सर ही आपसे पूछेंगे। मैंने अब आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ डेली की डेली अटेंडेंस रिपोर्ट जो है उन्हें दे रही हूँ। और वैसे भी जो टेस्ट होंगे और जो अटेंडेंस होनी है, जो लेक्चर होने हैं, अब आप लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है। आप लोग मैच्योर हो, कोई पीजी के बच्चे तो हो नहीं कि उंगली पकड़ के आप लोगों को मैं चलाती फिरूँ कि जी टेस्ट भी दें, लेक्चर भी लें, मेहरबानी करें, मुझ पर एहसान करें। यूनिवर्सिटी जाते हैं ना तो आप सीधे हो चुके होते, उन्होंने स्टूडेंट को पूछना भी नहीं होता, सिर्फ कह देते हैं कि ये काम करना है, डेट सेट करना है। अब वहाँ पर तो आप लोगों को फिर बड़ी समझ आती है ना करने की, जैसा भी वो काम करके देना है। और एक बंदा जो आप लोगों के साथ पूरा सर खपा रहा है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक मैं नहीं, आपका हर टीचर ही ऐसा कर रहा है, और आप लोगों का फिर भी रिस्पांस ये है, तो अपनी कंडीशन पर रहम करें और सोच लें कि आप लोग किस साइड पे जा रहे हैं। हम लोग आज करने लगे हैं तीसरी और चौथी बाउंड्री कंडीशन। हम लोगों ने कल बाउंड्री कंडीशन का टॉपिक शुरू किया था। बाउंड्री कंडीशन क्या होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस के पैरामीटर्स हैं, उनमें अननोन पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए, उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंट को फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि उसकी फ़िज़िकल नेचर के बारे में स्टडी हो सके। तो कल हमने 2 बाउंड्री कंडीशन की थी, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, और डी के कंपोनेंट, वो भी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी था। तो आज हम करने जा रहे हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स पे। टेंजेंशियल मतलब वो कंपोनेंट जो हमारी सपोजिशन के लिहाज से टेंजेंट होंगे। टेंजेंट का मतलब आप समझते हो कि किसी एक कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर रहे होंगे। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का इफ़ेक्ट कैसा है, उस इफ़ेक्ट को हम स्टडी करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन लेते हैं, और मैक्सवेल इक्वेशन हम इसमें लेंगे चौथी मैक्सवेल इक्वेशन, जिसे मैक्सवेल ने एम्पेयर की इक्वेशन को मज़ीद एक्सप्लेन किया था, और इस इक्वेशन का नाम था एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन। डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस पार्शल डी ओवर पार्शल टी। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसमें और उसमें से डिफरेंस ये है, जो पहले 2 कंडीशन थी कि उसमें हमने वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट किया था, अब हम करने जा रहे हैं एरिया के साथ। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि हम दोनों तरफ से उसका फिजिकल मीनिंग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रही हो तो तब उसका फिजिकल मीनिंग क्या बनता है, और अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें सरफेस इंटीग्रेशन हो रही हो तो तब उसकी कंडीशन क्या बनती है। तो अब इक्वेशन 1 पर हम एरिया इंटीग्रल लेते हैं। डेल क्रॉस एच डॉट एन यूनिट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट एन यूनिट डी ए प्लस पार्शल डी और पार्शल टी डॉट एन यूनिट डी ए। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं स्टोक लॉ। फर्स्ट टर्म को चेंज करते हैं। स्टोक लॉ आपको पता है सरफेस इंटीग्रल को चेंज करता है। लाइन इंटीग्रल में हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 3। नेक्स्ट हमने कंसिडरेशन की है, एक पाथ लिया है ए बी सी डी ए। देख सकते हो कि हमारे पास एक पाथ है डायग्राम में, ए बी सी डी एंड ए से बी की जो लेंथ है वो है एल, मतलब इस तरह लूप चल रहा है। आप एरो को देख सकते हैं, ए से बी पहले गए, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी से ए, और यहाँ पर ये जो आपको ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, ये 2 मीडिया को दरमियान में डिवाइड कर रही है। आप कह सकते हो कि 2 मीडिया के दरमियान में ये एक बाउंड्री है। अब ए बी की लेंथ है एल, सी डी की भी एल ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने से यहाँ पर आ जाएगा -L। फिर यहाँ से देखा जाए बी से
इस पॉइंट तक देखा जाए तो यहाँ तक फर्स्ट मीडियम चलता है और उसकी हाइट उन्होंने ली है h1। इस तरह इसी ऑरेंज वाली लाइन से C तक देखा जाए तो दूसरा मीडियम चलता है और उसकी हाइट आती है h2। इस तरह यहाँ से अगर फिर रिवर्स चलें तो D से इस ऑरेंज लाइन तक की जो हाइट है वो भी h2 ही होगी, लेकिन इस वाली को और इस वाली की डायरेक्शन नोट करें तो आपस में अपोजिट है, तो डेट्स वाई ये -h2 होगी। अब इस ऑरेंज वाली लाइन से A पॉइंट तक फिर पहले मीडियम में चला गया तो हाइट h1 होगी, लेकिन इसकी और इस पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट है, तो डेट्स वाई -h1 होगी। ठीक है, अब फिगर को हमने देख लिया। यही फिगर दोनों बाउंड्री कंडीशन के अंदर यूज़ होनी है। इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? इक्वेशन 3 थी हमारे पास ये वाली h.dl, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपने देखा कि जो हमने पाथ लिया वो लेंथ के हिसाब से डिवाइड हुआ है, l माइनस l, h1 h, ये सारी हाइट भी जो होती है ना वो लेंथ के अंदर ही काउंट होती है, तो ये आपके पास लेंथ है। तो h1.l आप सिंपली कह सकते हो ना, मैंने इसको से सॉल्व किया जैसा हम लोगों ने पहली बाउंड्री कंडीशन की थी उसी तरह से ही। मतलब पहला आपके पास कौन सी लाइन आ जाती है, एक मिनट मैं ये लिख लूँ, h डॉट dl, पहली कर्व लाइन आ जाती है इसकी a से b की। ठीक है, a से b की आ जाती है और उसकी लेंथ क्या है, l है। तो इसीलिए हमने आप h डॉट को हमने बाय ले लिया और इंटीग्रल इनटू dl होगा और लेंथ के लिहाज से इंटीग्रेशन लेनी है। और लेंथ ये हम कौन सी ले रहे हैं, ए बी की लेंथ ले रहे हैं और ए बी की लेंथ कितनी ली गई है, l। इस तरह नेक्स्ट की लेंथ कितनी ली गई है, h1। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लगा हुआ है, कैपिटल H1। इसका मतलब क्या है कि ये पहले मीडियम के अंदर मौजूद है। इस तरह h2 ये सेकंड मीडियम के अंदर मौजूद है, h2 ये भी सेकंड मीडियम है और l -l आएगा। ये देखिए माइनस मैंने स्टार्ट पे लगा दिए। -l क्या शो करेगा कि ये दूसरा मीडियम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ। ये वाली लाइन है CD, इस पर इंटीग्रेशन हुई है, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। इस तरह फिर अगला -h2.h2 और -h1 इंटू h1। 2 सेकेंड मीडियम को रिप्रेजेंट करें और 1 फर्स्ट मीडियम को रिप्रेजेंट करें। अब h1 और h2 जो हैं वो ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। सेम वही कंडीशन जो हमने पिल बॉक्स की ली थी कि जो हाइट है वो बहुत कम होगी या निग्लिजिबल होगी। या आप इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं कि ये माइनस का और ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, पीछे सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगी और उससे हमारी बन जाएगी इक्वेशन 4 h1.l माइनस h2.l। नेक्स्ट इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लें। इक्वेशन 3 ये वाली है, इसको और जो भी आपने इक्वेशन बनाई है इक्वेशन 4, इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट बनता है कि h1.l माइनस h2.l इज इक्वल टू j.n यूनिट dA प्लस पार्शियल d और पार्शियल t डॉट n यूनिट dA। अज्यूम करें कि जो हाइट थी वो पिल बॉक्स की वो बहुत स्मॉल थी, इसलिए पार्शियल d व पार्शियल t जो है वो हमें कांस्टेंट वैल्यू देगा, मतलब इसमें चेंज नहीं आएगा। अभी क्या है कि d में पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होने का क्या मतलब है कि d में चेंज आ रहा है। तो जब हम कह देते हैं कि d जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, मतलब d की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो d की वैल्यू कांस्टेंट हुई तो टाइम के लिहाज से कांस्टेंट डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस तरह ये जो पूरी टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है वो आपके पास हो जाती है 0। तो अब आप इक्वेशन क्या बन जाती है, सिर्फ इंटीग्रल h.n यूनिट इंटू dA आ जाता है, दूसरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। इस तरह j.n यूनिट dA को हमने I का नाम दिया। आपने करंट डेंसिटी पढ़ी हुई है, J इज इक्वल टू I/A। I किसकी इक्वल आ जाता है, JA के, तो IT वो आपके पास क्या बन जाता है, टोटल करंट।
H1t माइनस H2t इज इक्वल टू IT। ये हो गई इक्वेशन 5। दिस shows that the tangential component of the magnetic field intensity are discontinuous। H कैपिटल H को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे और ये आपस डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि इनका डिफरेंस IT की इक्वल है। मैंने क्या बोला था कि कंटिन्यू कब होता है? कि जब इनका डिफरेंस इक्वल टू 0 हो। इफ़ देयर इज़ अ करंट एंड द इंटरफेस मीडिया बिटवीन टू मीडिया, अगर इंटरफेस में करंट डेवलप हो रहा है, मतलब पार्टिकल की मोशन हो रही है, तो उनका डिफरेंस करंट के इक्वल आता है और इस लिहाज से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिसकंटिन्यू है। ये कंटिन्यू कब होगी? जब IT 0 होगा। IT 0 होने का मतलब क्या है? कि कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। H1t माइनस H2t इक्वल टू 0 और H1t इक्वल हो जाता है H2t के। दिस शोज डैट the tangential component of magnetic field intensity are continuous। continuous कब हो जाती है? कि जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो नेक्स्ट दूसरी बाउंड्री कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है हमारी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E पे, या आप कह सकते हो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसके लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे जो है डेल क्रॉस E इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब इसे आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एरिया। डेल क्रॉस E डॉट एन यूनिट DA इज़ इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T डॉट एन यूनिट इंटू DA। अब इसी तरह ही जैसा हमने पहली बाउंड्री कंडीशन के अंदर किया कि स्टोक थ्योरम यूज़ किया था, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल के अंदर चेंज किया था। E डॉट DL इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पार्शियल B और पार्शियल T डॉट एन यूनिट इंटू DA। ये हो गई इक्वेशन 2। अब C जो है वो आपके पास पाथ है ABCD का है, शोन इन द फिगर सेम बनाई गई जैसे मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन के अंदर बनाई है, वही फिगर आपने यूज़ करनी है और उसी तरह ही आपने कॉन्सेप्ट लेना है जो मैंने बिल्कुल आपको पहली कंडीशन के अंदर समझाया है। E1 डॉट L पहली बाउंड्री कंडीशन का, सॉरी पहले इंटरफेस का, ये दूसरे मीडियम का, ये इंटरफेस का, सॉरी पहले का, और ये फिर दूसरे का, ये भी दूसरे का, फिर दूसरे का और फिर पहले का। मतलब जैसे जैसे लूप चलाते जाएंगे उस लिहाज से आप उसे लिखते आओगे। H1 और H2 जो हैं वो 0 को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि जो पिल बॉक्स है उसकी हाइट निग्लिजिबल है या हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इंटीग्रल E डॉट DL इक्वल हो जाएगा E1 डॉट EL माइनस E2 डॉट EL। ये होगी इक्वेशन 3। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर हम अब अज्यूम करेंगे कि जो हाइट ऑफ पिल बॉक्स थी वो वेरी स्मॉल थी। आपको याद होगा पिछले के अंदर B की जगह D आया था, अब यहाँ पर B ले लेंगे और कहेंगे कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, टाइम पे ये डिपेंड नहीं कर रही, तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इक्वेशन 2 बन जाएगी E1 डॉट L माइनस E2 डॉट L इक्वल टू 0। अब E1 डॉट L और E2 डॉट L, E1 डॉट L को आप एक्सप्लेन करोगे कि E1 डॉट L E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो लेंथ L के लिहाज से टेंजेंट है। E2 डॉट L सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो L के लिहाज से टेंजेंट है। तो इसको नाम दे दिया गया E1t माइनस E2t इक्वल टू 0। माइनस का फैक्टर उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंटिन्यूस होगी। अगर आपस में इक्वल ना आते तो आपको पता है कि हम क्या कहते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस है। इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू है। फिर भी अगर टॉपिक में कोई मसला हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टॉपिक बहुत छोटा सा था और सेम कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए दोनों बाउंड्री कंडीशन जो हैं वो सॉल्व हो गई। पिछले लेक्चर में भी दोनों बाउंड्री कंडीशन का सेम कॉन्सेप्ट था और आज के लेक्चर में भी दोनों बाउंड्री कंडीशन का सेम कॉन्सेप्ट है। तो इनको यूज़ करते हुए हमने इनका फ़िज़िकल मीनिंग देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपस में कंटिन्यू होता है, जबकि जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन की थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वो एक दूसरे के लिहाज से डिसकंटिन्यू होती है। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।